टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने बाइनोमियल और पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन को ये वो डिस्कस किया था। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या जिसको अगर हमारे पास कहते हैं कि हमारे पास कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। पॉसॉन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन थी या डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन थी। नाउ अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूस डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, डिसकंटिन्यूस और अगर मैं बात करूँ डिस्क्रीट और मैं बात करता हूँ डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूस, इसमें जो मेन जो फ़र्क है कि डिस्क्रीट के अंदर हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स x1, x2, x3, x4 मतलब डिफरेंट पॉइंट्स के दरमियान हमारे पास उसकी वो बिहेवियर या प्रोबेबिलिटी को देखते हैं अकरेंस को। और कंटिन्यूस के अंदर हमारे पास जो x होता है वो कंटिन्यूटी की फॉर्म में होगा x1 से लेकर x20 तक। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डेटा होगा वो इन टर्म ऑफ फंक्शंस के थ्रू होगा, मतलब एक हमारे पास पूरा एक स्मूथ ग्राफ बनेगा। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं तो हमारे पास हम डिस्क्रीट के अंदर हमारे पास हम फिक्स पॉइंट को ही हम वो स्टडी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे x0 के चांसेस कितने, बट हमारे पास जो कंटिन्यूस है वो हम आपको ये बता सकते हैं यार ये इसके 0.1 से 0.2 के दरमियान भी चांसेस कितने, वो भी हमारे को बताएगा। लेकिन ट्रायल के अंदर हमारे पास डिपेंड करता है जो हमारी जो मेथडोलॉजी है उसके अंदर हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो डिस्क्रीट की या कंटिन्यूस। जैसे हमारे पास पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक का होता है कि हमारे पास डिफरेंट टेस्टिंग होती है, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक, जो उसकी हमारे पास करैक्टर को ये वो बताती है। और सिलेक्शन की बेसिस के ऊपर हमारे पास नॉन पैरामेट्रिक होते हैं, कुछ हमारे पास सिग्निफिकेंसी के ऊपर होते हैं, कुछ हमारे पास क्राइटेरिया के ऊपर बेस करते हैं। तो हम ये वो आगे जाके इसको हम ये वो डिस्कस करेंगे। होपफुली इसको हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में हम ये वो देखेंगे हमारे पास कौन कौन से टेस्ट हैं और उसके अंदर किस हिसाब से करते हैं। लेकिन एक बेसिक जो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस का डिफरेंस है वो हमारे पास डेटा की वैल्यूज़ का है कि इसके अंदर हमारे पास, अगर मैं बात करूं इंस्टेंटेनियस वैल्यू या साइमल्टेनियस वैल्यूज़ को भी हम वो समहाउ कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी, और उनकी अकरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द डिस्क्रीट। हाँ, हम डिस्क्रीट को कंटिन्यूस के अंदर भी हम ये कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम है कि अगर हमारे पास डिस्क्रीट डेटा के अगर हम सैम्पल साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास जो डेटा है वो कंटिन्यूस, या इसको दूसरी जबान में हम कहें कि डेटा हमारे पास जो होता है नॉर्मेलिटी की तरफ मूव करता है। नॉर्मेलिटी किसी भी डेटा की नॉर्मेलिटी समहाउ उसकी कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करती है, बट ये हमारे पास क्योंकि ये नॉर्मेलिटी वगैरह ही हमारे पास ये बाय मीन्स ऑफ SPSS के ज़रिए भी हम ये वो कर सकते हैं। डिफरेंट हमारे पास सॉफ्टवेयर एनालिसिस है, सॉफ्टवेयर के थ्रू हम इसको चेक कर रहे होते हैं। खैर, कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास नॉर्मेलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको बहुत से नामों के जाना जाता है, गॉसियंस करके भी है, गॉसियन स्पेसिंग और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी थोड़ी सी थ्योरी के 2-3 पेज में शुरू में इजाफे लिखे में, बट इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ कि नॉर्मल स्टार्ट करें तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन विद द रैंडम वेरिएबल कैन टेक एनी वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ, अगर मैं बात करूँ x1 से लेकर x2 के दरमियान या x20 के दरमियान, और डिफरेंट रेंजेस के अंदर आपके पास कोई भी आप सेट की वैल्यू को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। है अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉर्म बाय ऑल पॉसिबल आउटकम, ये हमारे पास वही चीज़ है। प्रोबेबिलिटी इसको हमारे पास डिस्क्रीट को इन्होंने कंपेयर किया कि डिस्क्रीट कितना पर डिफरेंट, जैसे ये पॉइंट्स हैं इसको हम स्टडी करते हैं, हमारे पास ऐसा होगा। मिसाल के तौर पे अगर हम इसके एग्जांपल को लेते हैं, एक मेरे ख्याल इसके हैंडआउट के लास्ट में भी एक एग्जांपल है, जिसके अंदर हैंडआउट के लास्ट में एक एग्जांपल है, हाँ, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, हाँ ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम की। इसके अंदर भी हमारे पास अगर है एक एग्जांपल को पहले थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम की एग्जांपल है इसको लेते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास एक डाइस है और ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी हमारे पास एक सिंगल डाइस की 1/6 या इसको 0.16 और इसको हम 16.6% होती है, सही है। ये क्या प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मैं ये करता हूँ तो ये मेरे पास ये, तो इस कंडीशन में 1, 2, 3, 4 और 5 और 6 की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। लेकिन अगर मेरे पास 2 डाइस हों, फॉर एग्जांपल इसको बात समझें, अब उसके अगर मैं एवरेज लेता हूँ, फॉर एग्जांपल हो सकता है वो दोनों डाइस के अंदर हमारे पास 1 है, हो सकता है उसके अंदर 1.5 है,
दोनों डाइस का एवरेज हो सकता है पहले के अंदर 1 है दूसरे में 2 है, हो सकता है पहले में भी 1 है दूसरे में भी 2 है, हो सकता है पहले में भी 2 है दूसरे में भी 2 है। तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट सेंटर पॉइंट्स आ गए। समहाउ इसके अंदर हमारे पास इसकी वेरिएशन इतनी हो गई कि हमें मल्टीपल ऑब्जर्वेशन मिल गई, जिससे हमारे पास जो 6 ऑब्जर्वेशन थी वो डिवाइड होकर हमारे पास 12 के उसमें आ गई। तो हमारे पास डेटा समहाउ कुछ नॉर्मेलिटी की तरफ आया। और सेम अगर मैं 3 डाइस लेता हूँ तो ये मेरे पास डेटा और नॉर्मल होता है, उसके एवरेज को ये वो निकाल के समहाउ, जैसे हमारे पास वो एक फाइनेंस के अंदर वो होता है सैलरी वाला केस, उसके अंदर भी हमारे पास इसकी एक लिमिटेशन है कि इसको वो कन्वर्ट किया जाता है। डाइस की एग्जाम्पल ये बुक्स के अंदर ये वो दी जाती है कि शो द सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो यहाँ पर आपके जो 1 है ये हो सकता है दोनों डाइस में 1 है, हो सकता है एक के अंदर 1 है और एक के अंदर 2 है, तो इसलिए वो सेंटर में आ रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम है कि हम जिस तरीके से नंबर ऑफ डाइस को हम इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास सैंपल के साइज को इंक्रीज करते हैं तो हम उसको नॉर्मेलिटी की तरफ ले जाते हैं और ये हमारे पास एक नॉर्मल डेटा होता है। तो हाँ, नॉर्मेलिटी के अंदर हमारे पास क्या है कि नॉर्मेलिटी या जिसके हमारे पास इस तरीके से हमारे पास डेटा शो करता है। नॉर्मेलिटी डेटा हमारे पास एक कंटिन्यूस डेटा के लिए होता है। एक चीज़ हमारे पास है कंटिन्यूस डेटा, यू से रिप्रेजेंट होता है कंटिन्यूस डेटा, और इसके अंदर हमारे पास डेटा की डिफरेंट डायरेक्शंस को सेट किया जाता है जिसको हम कहते हैं स्क्यूनेस या उसकी हमारे पास डायरेक्शन होती है। सही। अब हमारे पास नॉर्मेलिटी का जो करेक्टर है ये बेल शेप डेटा होता है। जस्ट ये इसके अंदर ये बेल शेप डेटा, इसके जो सेंटर पॉइंट है या जिसको मैं कह दूं इसका जो मीन पॉइंट है ये हमारे पास ये सेंटर में इसका मीन होता है। अब नॉर्मल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो मीन वो बराबर होता है मीडियन के और वो बराबर होता है मॉड के। तो ये हमारे पास एक कंडीशन होती है नॉर्मेलिटी की कि अगर हमारे पास किसी भी डेटा का मीन बराबर हो मीडियन के और मॉड के तो वो हमारे पास डेटा नॉर्मल डेटा या गॉसियन के उसको वो फॉलो करता है। लेकिन अगर ये हमारे पास ये भी हो सकता है कि डेटा के हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शन, हमारे पास डेटा इस तरीके से भी हो सकता है और डेटा हमारे पास इस तरीके से भी हो सकता है कि मतलब इस तरफ रिफ्लेक्ट करे। तो इसकी एक एग्जांपल यहाँ पर दी है। हाँ, ग्राफिंग दी हुई है, हैंड आउट में ग्राफिंग अवेलेबल होगी। हाँ, डिस्क्रीट की दी। देन हमारे पास ये नॉर्मल की जो हमारे पास जो एग्जांपल है कि नॉर्मल के अंदर मीन मीडियन और मॉड बराबर होते हैं और ये हमारे पास जो डेटा है वो समहाउ इसी के अंदर लाया करता है, ये डेटा की। अब इसके अंदर हमारे पास क्या नॉर्मल के डिफरेंट हमारे पास स्कोर के ज़रिए हमारे पास जेड स्कोर के ज़रिए उस डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन को शो किया जाता है जो कि +-3.4 यानी कि नेगेटिव 3.4 से लेकर पॉजिटिव 3.4 है। इन टर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी ये 3.4 में ये हो सकती है 0.001 प्रोबेबिलिटी और ये 0.99984। ये हमारे पास ये कम्युलेटिव की फॉर्म में अगर मैं बता रहा हूँ तो हमारे पास ये हो सकता है कि यार +3.4 तक 99.55% डेटा आता होगा। वो डिपेंड करता है डेटा की। वो इसका जो हमारे पास जी टेबल है उसको भी हम देखेंगे हम किस तरीके से उसको रीड कर सकते हैं। जी टेबल जो होता है हमारे पास 470 जी टेबल हमारे पास इसमें अपेंडिक्स 2 में टेबल 4 है आई गेस, 4 और 3 हो गया। जी टेबल का क्या जी टेबल उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट वेरिएशंस शो की जाती हैं। देन उसके अंदर उस हिसाब से आपका जो डेटा है वो उसको फिर आप कैलकुलेट करते हैं। ये इसके अंदर जी टेबल है ही नहीं, गिवन था बट उसको फिज़िकली तो बुक के अंदर ढूंढना आसान है। इसका मैं फिज़िकली मैं देखता हूँ कि अगर बुक के हवाले से ये मेरे पास है 5th एडिशन और वहाँ पर है 4th एडिशन और इसमें है टेबल आपके पास 470 के ऊपर है 5th एडिशन में। देन यहाँ पर हमारे पास पेज नंबर कौन सा है 590, तो हमारे को 536 ये हम आ गए नॉन पैरामेट्रिक के बाद नॉन पैरामेट्रिक की थ्योरी। यहाँ पर हमारे पास होंगे टेबल होपफुली 473 नहीं, ये हमारे पास इन टेबल्स में हमारा खैर इसका मैं जी टेबल का ये होता है कि हमारे पास अगर इसको इंटरनेट से देखा जाए जी टेबल के अंदर हमारे पास ये इसको बताया जाता है कि हमारे पास फ्लो क्या है या फिर हमारे पास इसकी ये कि इसकी अगर नेगेटिव वैल्यू है
फॉर एग्जांपल ये अगर इसको मैं यहाँ दिखाऊं तो इसकी जो नेगेटिव वैल्यू 3.4 हो सकते हैं, उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.003% हो। और अगर जैसे जैसे पॉजिटिव की तरफ जाएगी, पॉजिटिव एंड की तरफ, तो ये हमारे पास हो सकता है 99.8। जो यहाँ पर ये बात की गई है, ये 99.58 या 99.8, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि 99.8% डेटा इससे पहले लाई करेगा या इससे पहले आएगा। तो ये हमारे पास एक नॉर्मल डेटा होता है, इसमें मीन, मीडियन, मोड ये हमारे पास बराबर होता है। बट हमारे पास डेटा की वेरिएशन अगर सिमेट्रिकल है तो हमारे पास जो मीन, मीडियन और मोड होगा सेंटर पे होगा। मतलब ये जो हमारे पास जो मीन है वो भी यही पॉइंट होगा, मीडियन वो जो हमें 50% वैल्यू या 50 परसेंटाइल जो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था वो भी हमारे पास यही है। देन हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू है, वो मैक्सिमम पीक जो है वो भी हमारे पास यही है। लेकिन अगर मेरे पास किसी तरीके से ये डेटा समहाउ इस तरीके से शिफ्ट होता है तो ये शिफ्ट कहलाता है पॉजिटिव स्क्यू। और इसके अंदर जो हमारे पास राइट हैंड साइड है, अगर ये राइट है, ये लेफ्ट साइड है, अगर राइट हैंड साइड पे ये शो करता है, टेल बनाता है, तो ये कहलाता है पॉजिटिव स्क्यू। और अगर लेफ्ट साइड पे यानी कि मीन जो होता है वो लेफ्ट साइड पे मूव कराता है, तो ये कहलाता है नेगेटिव व्यू। जो मीन की डायरेक्शन है वही आपको इसकी स्क्यूनेस को शो करता है। अगर मीन की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है तो आपके पास वो नेगेटिव स्क्यू, और अगर मीन की डायरेक्शन आपके राइट हैंड साइड की तरफ है तो वो पॉजिटिव स्क्यू है। ये पॉजिटिव स्क्यू डेटा और नेगेटिव जस्ट आपको डेटा के बिहेवियर या समा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन या सिमेट्री ये वो बता रहा होता है। सेट आपके पास फिर ये हो सकता है कि आपके पास किसी भी डेटा के मल्टीपल मीन्स हो सकता है कि किसी कोई एक डेटा हो इसके अंदर मल्टीपल मीन्स हो। जैसे अगर आपके पास इवेंट्स हो किसी भी डेटा के 0 1 2 3 4, एक किसी का मीन यहाँ पर आता हो, किसी का यहाँ पर आता हो, देन दो डेटा का डिफरेंट स्टैंडर्ड डेविएशन से ग्राफ का ये शो, या आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समहाउ शो कर रही है। स्टार्टिंग अगर आप हैंड आउट का देखेंगे तो बेसिक है इसके अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फिर इसके बाद इसकी इक्वेशन को बताएगा कि ये आपके पास फंक्शन है जो कि आपके पास नॉर्मल प्रोबेबिलिटी में रखते हैं। देन इसकी आप इंटीग्रेशन और डेरिवेशन करके आपका कोई 11 से 12 स्टेप्स की डेरिवेशन के बाद आप जेड स्कोर के ज़रिए इसको इंटरप्रिटेट करते हैं। मेन मकसद क्या होता है, हमारे पास जो मेन कैलकुलेशन है वो जेड स्कोर के थ्रू होती है। जेड स्कोर के अंदर हमारे पास एक्स माइनस न्यू अपॉन सिग्मा का फैक्टर यूज़ होता है। सही, अब जेड स्कोर को समझना ज़रूरी है। हमने कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस डेटा को हमने ये वो देख लिया, हमने इसकी बेसिक एक इक्वेशन है, ये अगर ऐसा है कि अगर आप रीड कर सकें तो आपके लिए बेनिफिशियल तो नहीं है सम, वही जो है कि अगर आप टाइम वेस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट इसकी अगर आप डिटेलिंग समझने के लिए आप इसकी इंटीग्रेशन या डेरिवेशन आपको यूट्यूब पे किसी भी इंडियन लेक्चर के अंदर इसके अंदर आपको हिंदी ज़बान में ये वो मिल जाएगी। और बाकी अगर आप यूट्यूब में इंग्लिश के देखेंगे तो आपके पास बहुत से स्टेशन हैं जो उसके ये डेरिवेशन शो की गई है, जो कि 7 से 8 मिनट की है। खैर, तो आपका जो मेन काम है, आपने उस इक्वेशन को समहाउ ड्राइव करके इन टर्म ऑफ जेड स्कोर लिया है। जेड स्कोर में क्या होता है, जो आपके जेड स्कोर को समझना है। जेड स्कोर की फार्मूला बहुत आसान है। जेड स्कोर का फार्मूला सबसे ज़्यादा आसान है कि अगर मैं बात करता हूँ जेड स्कोर का जो फार्मूला है वो हमारे पास, अगर मैं इसके अंदर इसको दिखाता हूँ, ये इसका एक्सेस क्यों नहीं काम कर रहा, ये पॉइंटर का ना। खैर, जेड स्कोर आपके पास है एक्स माइनस न्यू अपॉन सिग्मा। सिग्मा रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड डेविएशन को, मतलब आपके डेटा की वेरिएशन कितनी है। न्यू आपके पास वो जो आपने जो पॉपुलेशन का मीन है या जो आपने जो ट्रायल किए हैं, फॉर एग्जांपल जो भी आपने सिलेक्शन ऑफ सैंपल है या जो सिलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है उसका आपको मीन शो कर रहा होता है कि मीन कितना है। और एक्स जो होता है कि आप जिस वेरिएबल का या जिस पॉइंट के ऊपर आप जिस रेंज की फाइंड आउट करना चाहते हैं वैल्यू की, उसमें कितना % डेटा है जो इस वैल्यू से बिलो होगा, इस वैल्यू पे होगा, इन वैल्यूज़ के दरमियान होगा। मिसाल के तौर पे आपका जो मेन मकसद होता है ना, अगर मैं इसको मैं दिखा सकूँ, आपका ये अगर एक नॉर्मेलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और इसमें मिसाल के तौर पे अगर ये 10 इसका मीन है, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड डेविएशन इसका है 1.53, एक एग्जांपल आएगी उसके मैं बता रहा हूँ। और आपका यहाँ पर होगा -3 और यहाँ पर होगा फॉर एग्जांपल प्लस का 22.1 फॉर एग्जांपल 221 नहीं सॉरी, इसलिए 22 फॉर एग्जांपल। अब आपके पास जो डेटा की जो क्लासिफिकेशन है वो समहाउ इसके अंदर क्या होगी, जो x की वैल्यू होगी वो हो सकता है वो पूछ सकता है यार बताओ 7 से बिलो कितने % डेटा है, वो ये पॉइंट पूछ सकता है। 7 से बिलो मतलब आपको ये वाला डेटा रिक्वायर्ड है, सही है। तो फिर जो आप इसके 7 का अगर आप जेड स्कोर निकालेंगे 7 पॉइंट का, देन आप उस 7 का जो जेड स्कोर है वो आपको बता रहा होगा कि
-3 से 7 तक की प्रोबेबिलिटी इतनी है। अब इसके अंदर भी दूसरा तरीका है कि कोई अगर पूछता है कि यार मुझे 7 से, फॉर एग्जांपल एक और सिनेरियो आ सकता है, वो कहेगा यार मुझे इधर 9 से लेकर 14 का बताओ डेटा कितने, 9 से 14 का। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, अब सबसे पहले ये 14 का निकालोगे, देन आप 9 का निकालोगे। जब आप 14 में से 9 का माइनस कर दोगे तो इसके दरमियान का डेटा आपके पास आ जाएगा। देन वो पूछ सकता है, कोई कहता है यार चलो मेरे को बताओ मिसाल के तौर पे ये इधर का डेटा कितना है, ये 18 के बाद से। तो आप क्या करोगे, आप 18 तक का डेटा निकालोगे जो कि कम्युलेटिव फॉर्म में होता है। कम्युलेटिव का मतलब है कि वो पिछली तमाम वैल्यू का सम अप होगा। और 18 का जो डेटा निकला, अगर आप टोटल प्रोबेबिलिटी जो कि हमारे पास 1 होती है उसमें से 18 का निकाल दूँ, मतलब मैं इतना डेटा में निकाल ली, 18 का मैंने निकाल लिया, 18 तक का डेटा ये हो गया। फॉर एग्जांपल इसको डिफरेंशिएटिंग में ये 18 तक का डेटा है। या मैं अगर एक नया ग्राफ इसके अंदर प्लॉट करके बताऊं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन है और मैं इसमें देखता हूं कि 18 तक का डेटा, ये मेरे पास सेंट्रल पॉइंट था, न्यू 10। अब वो मुझे कहता है 18 तक का बताओ। 18 तक मैं यहाँ का जेड स्कोर मैं निकाल लूँगा, एक्स माइनस न्यू अपॉन सिग्मा, जेड स्कोर आ जाएगा। जेड को जेड टेबल से मैं देख लूँगा। जो भी डेटा है वो मेरे पास, इसका मतलब क्या है कि वो मुझे ये इस पॉइंट को शो कर रहा है कि मतलब यार 18 तक डेटा ये है जेड स्कोर। अब मुझे तो 18 के बाद का काम है, तो मैं क्या करूँगा, मैं टोटल में से वो जो 18 का है वो जब मैं माइनस करूँगा, टोटल में से 18 का माइनस करूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि 18 के बाद का कितना है। तो ये तरीके से हम ये इन्वर्स प्रोबेबिलिटी और इसके डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, उसको हम ये इस तरीके से हम समझते हैं। तो ये हमारे पास एक बेसिक थीम होती है किसी भी डेटा को समझने के लिए। फॉर एग्जांपल इसको अब हम एक एग्जांपल से लेके चलते हैं कि हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होती है। एग्जांपल नंबर 1, ये हमारे पास एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है जिसके अंदर हमारे पास आईपीसी वाले अफराद इसको ज़्यादा आसानी से समझेंगे। इसमें क्या है कि हमारे पास किसी भी टैबलेट का एक बैच बना है और उसके अंदर हमारे पास क्या है कि यूएसपी की लिमिट है 10%। फॉर एग्जाम्पल एवरेज टैबलेट का वेट 102% है, देन उसमें 10% ऐड करो तो 111 और 91 के दरमियान का डेटा रेंज है। तो फिर हमारे को उसको कंपेयर किया गया, समहाउ एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है। ये हमारे पास एग्जांपल है, ये इसको भी रीड किया। अब हम ज़रा थोड़ा सा फॉर्मूले को एक और बार देखते हैं, फिर हम इसकी एक एग्जांपल को लेके चलते हैं। z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस न्यू अपॉन सिग्मा, और जो x है ये अगर मैं बताऊँ उनके न्यू अगर ये है तो फॉर एग्जांपल 10 है, x वो मेरे पास न्यू से बड़ा भी हो सकता है, x मेरे पास न्यू से छोटा भी हो सकता है। अगर न्यू से छोटा होगा तो वो नेगेटिव z में आएगा और न्यू से बड़ा होगा तो पॉजिटिव z में आएगा। कॉमन सेंस की बात है। देन हमारे पास एच डी का फैक्टर है जो हमारे पास न्यू की वेरिएशन को शो करता है। तो ये हमारे पास फार्मूला है। अगर x न्यू से छोटा है तो हमारे पास डेटा जो होगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव ज़्यादा करेगा, और अगर x न्यू से बड़ा है तो राइट हैंड साइड। अगर कोई हमारे पास जो डेटा है फॉर एग्जांपल वो अगर कहता है कि यार ये मुझे बताओ कि अगर किसी डेटा का 10 है और वो कहता है यार मुझे 9 से लेकर 11 का बताओ, तो हमारे पास जो x होगा हम पहले 9 का निकालेंगे, फिर हम x 11 की वैल्यू करेंगे, फिर 11 में से जब हम 9 की माइनस करेंगे तो हमारे पास ये जो आ जाएगी सेंटर का आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसके वो डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ हम कैलकुलेट करते हैं। समहाउ इसमें ज़्यादातर काम जो होता है वो रेंजेस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि हमारे पास डेटा की रेंज क्या है। सो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से प्रैक्टिकल। जी टेबल हो गया। जी टेबल को देखने का तरीका बहुत आसान है। जस्ट आपके पास जो भी आपका स्कोर है, अगर ये 2.0 आता है देन आप 2.00 के आगे देख लेते हैं। लेकिन अगर 2.01 है तो फॉर एग्जांपल जेड टेबल को समझ लेते हैं थोड़ा सा। आप इसको जेड टेबल कैसे देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये जेड टेबल है, इसको डाउनलोड किया जाए ना, ये इसको सेव इमेज, सिस्टम पता नहीं वर्ड फाइल को रीड करेगा या नहीं, इसको पेंट में तो खोल सकते हैं, ओपन फाइल, फॉर एग्जांपल एडिट, और हमारे पास ये पेंट के अंदर ये नहीं खोल रहा सिस्टम, बट स्टिल हमारे पास ये कोई ना कोई पॉइंटर इसको देने चाहिए जो इसने नहीं दिए। खैर इसको अगर हम शेयर ओपन मार्कअप, हाँ मार्कअप पे आ रहे हैं हमारे पास, आ गया। अच्छा मिसाल के तौर पे
अगर मेरे पास, मैं यूज़ करता हूँ येलो शेड, अगर मेरे पास येलो नहीं बल्कि रेड विजिबल हो जाएगा। अगर z की वैल्यू मेरे पास मिसाल के तौर पे 1.3 आ गई, 1.3 में क्या करूँगा फॉर एग्जाम्पल, ओहो बिल्कुल सही है, 1.3 पे मेरे पास जो z की वैल्यू है वो 0.903 है। लेकिन अगर मेरे पास हो सकता है कि 1.13 आ जाए, तो मेरे पास ये 1.1 तो दिया हुआ है, फिर 1.1 के आगे इसका मतलब है 1.10, 1.11, 1.12 एंड 1.13। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं 1.1 में ये और ये इस पॉइंट को लेके मैं चलूँगा। चोट तो नहीं वो लगाई है किसी ने? इसको मैं 1.13 के अंदर मैं लेके चलूँगा। देन मेरे पास ये जो वैल्यू आ जाएगी, ये मेरे पास z टेबल की उसकी रिस्पेक्टिव है कि 1.13 पे कौन सी प्रोबेबिलिटी लाई करती है। इसको थोड़ा इधर ही रोकते हैं क्योंकि